मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास बहू की लड़ाई। माँ कहाँ हो आप? देखो बाहर पार्टी चल रही है और आप वहाँ कमरा बंद करके बैठी हैं। ममता जी बोली, बेटा रहने दे, मैं यहीं ठीक हूँ। बहू और उसकी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। वो माँ बेटी के दोस्त भी अच्छे अच्छे घराने से आई हैं और मैं कहाँ गांव की गवार। अब मैं वहाँ गई कहीं बहू का मूड ऑफ हो जाए और उसके दोस्त सब उसका मजाक न उड़ाएं। आदित्य बोला, कैसी बातें कर रही हो माँ? कल से आप अपनी बहू के जन्मदिन की तैयारी में लगी हुई हो। घर सजाने से लेकर यहाँ तक कि केक सब अपने हाथों से अपनी बहू का पसंद का बनाया है। इतनी मेहनत की है आपने और अब आप बोल रही हैं कि आपको जाना नहीं है। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, वरना मैं भी नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, बड़ा हो गया है पर बच्चों की तरह जिद करनी नहीं छोड़ी। अभी तक आदित्य ने माँ का हाथ पकड़ा और बाहर ले गया कि तभी उसके फोन की घंटी बजी तो वो बोला, माँ आप चलिए, मैं आता हूँ, बस बॉस का फोन है। इतना कहकर वो फोन में बात करने चला गया। उधर ममता जी पार्टी में पहुंची तो उनको वहां देखकर बहू और उसकी माँ की त्योरियां चढ़ गईं। बहन जी, आपसे कहा न था मैंने कि आज आप अंदर ही रहना। मेरी बेटी का जन्मदिन है। आज के दिन तो आप अपनी मनहूस शक्ल लेकर उसके सामने न आती। रेखा की माँ तमतमाते हुए बोली, बहन जी मैं तो बहू को ये अपने हाथों से बना केक और ये तोहफा देकर आशीर्वाद देने आई हूँ। इसके बाद चली जाऊंगी। ममता जी नम आंखों से बोली, क्या तोहफा लाई है? ये घटिया सा केक और ये 150 रुपए का सलवार कमीज। अरे मेरी बेटी इस घर की नौकरानी नहीं है जो वो ऐसे कपड़े पहनेगी। उसकी एक से एक चीज ब्रांडेड होती है, समझिए आप। इतना कहकर रेखा की माँ ने केक और वो सलवार कमीज जिसे ममता जी इतने प्यार से अपनी बहू के लिए खरीद कर लाई थी, दरवाजे के बाहर फेंक दिया और हाथ पकड़कर वहां से उन्हें ले जाने के लिए कहने लगी। लेकिन आदित्य ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया तो अपने दामाद को देखकर उन्होंने झट से ममता जी का हाथ छोड़ दिया। आदित्य बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? आप होती कौन है मेरी माँ को यहाँ से जाने के लिए बोलने वाली? ये उनका घर है, वो जहाँ चाहे वहाँ आए जाए और अगर कोई जाएगा तो वो आप होंगी। अगर इतनी ही बेइज्जती का डर है तो आप अपने दोस्तों और अपने बेटी को लेकर यहाँ से जा सकती हैं। आदित्य ये तुम मम्मी से किस तरह बात करे हो? रेखा ने अपने पति को आंखें दिखाते हुए कहा। आदित्य ने खींचकर एक तमाचा अपनी पत्नी के गाल पर जड़ दिया और बोला, शर्म नहीं आती मेरी माँ का सबके सामने अपमान करवाते हुए, जिन्होंने 2 दिन से तुम्हारी जन्मदिन की तैयारी करने में ना अपना सुख देखा ना दर्द, न किसी की परवाह की, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए उन्होंने। नहीं बेटा रहने दे, आगे मत बोलना, तुझे मेरी कसम, ममता जी ने कहा। आदित्य का हाथ पकड़कर घर से बाहर करते हुए बोला, अब बस बहुत हो गया। आप अपनी बेटी की माँ बहन करने आइए, मेरे घर की मालकिन नहीं। और आज के बाद इस घर में कदम रखने की जरूरत मत करना, क्योंकि अगर अब तुम माँ बेटी के कारण मेरी माँ की आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं करूँगा। और अगर आपकी बेटी भी आपके साथ जाना चाहती है तो वो भी शौक से जाए, मैं अपनी माँ का ख्याल रख लूँगा। इतना कहकर आदित्य अपनी माँ को लेकर अंदर ले गया और उनकी गोद में सिर रखकर नम आंखों से बोला, मैं आप ही बताओ मैं क्या करूँ? वो क्यों मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश नहीं करती? आदित्य रोते रोते अतीत में बहुत चला गया। समझ में नहीं आता, मैं जब भी माँ से मिलने की बात करता हूँ तुम्हारा पारा इतना क्यों चढ़ जाता है? अपनी माँ से मिलना होता है या उन्हें घर बुलाना होता है, तब तो तुम्हारे चेहरे पर एक अनोखी खुशी होती है। फिर दूसरों के लिए वही खुशी तुम क्यों नहीं सोचती? सोचो,
मेरी शादी को 2 साल हो गए। तुम गिन के 2 महीने भी माँ के साथ नहीं रही, और जब मैं जाने की बात करता हूँ तो मुंह फुलाकर बैठ जाती। खुद सास के लिए अच्छा नहीं करोगी और आगे चलकर उम्मीद करोगी कि सास तुम्हारे लिए सब कुछ करे तो कैसे होगा। बार बार समझा रहा हूँ, अपने व्यवहार में बदलाव लाओ, वरना बहुत पछताओगी। आदित्य अपनी पत्नी रेखा से कहता है। रेखा बोली, देखो तो जरा, हमने आपके के लिए कुछ कह दिया तो कैसे मिर्ची लग गई। दुनिया में जिसकी इतनी चिंता करते हैं, माँ को छोड़कर कभी बीवी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि बीवी तो बस सेवा करने के लिए लाए हो और कहते हो कि मैं बार बार मना करती हूँ, फिर भी आप मान नहीं आते और हर 3-4 महीने में अपनी माँ से मिलने की बात करते हो। अरे अगर अपनी माँ के पल्लू से ही बनना था तो क्योंकि मुझसे शादी के बारे में सोचा। शहर में रहता है तो मैं गांव की झंझट से दूर रहूंगी, पर नहीं, यहाँ तो माँ का बेटा ही बनकर रहना आपको पसंद है। मेरे भी तो भाई भाभी हैं, वो तो 1-2 साल पर आती हैं, और तो और मेरी भाभी आती ही कुछ घंटे अपने मायके चली जाती हैं और अगले दिन मेरे भाई को भी वहीं बुला लेती हैं। आदित्य हंसकर बोलता है, हे भगवान, कैसी नासमझ औरत हो, तुम खुद ही ऐसी बातें करी हो, उसके बाद भी अपने ससुराल से न जाने का नुपुर करती हो। कभी अपनी माँ से पूछ कर देखा है कि उसके माँ पर क्या बीती है। तुम्हारी माँ की तुम्हारी भाभी से बनती कहाँ है। तुमने खुद कहा था कि जब तक तुम्हारे भाई भाभी साथ रहते हैं, तुम्हारी माँ एक पैसा खर्च नहीं करती, उल्टा तुम्हारे भाई भाभी से ही खर्च करवाती हैं। पर मेरे घर में तो ऐसी स्थिति नहीं, फिर तुम मेरी माँ के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। ये बात मेरी समझ से परे है। मेरी एक बात मानोगी, मैं कह रहा हूँ, इन सब मामलों में तुम अपनी माँ से सलाह मत लिया करो। ऐसा ना हो कि रिश्ते सुधारने की जगह और बिगड़ जाएं। उलझे हुए रिश्ते को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिश्ते तो ठीक हो जाते हैं, पर कहीं न कहीं मन में एक गांठ रह जाती है। रेखा बोली, ठीक है, इस बार आपके कहने पर छुट्टी तो जा रहे हैं। हर बार की तरह अपनी माँ से चिपक कर मत रहना, और खबरदार, जो उन्हें यहाँ लाने की जिद का पता चला। हर बार आप कहते हैं और वो मना कर देती हैं। कहीं इस बार अगर उन्होंने हाँ कर दी तो क्या होगा, सोचा है। मैं अपने घर में आज़ादी से रहना चाहती हूँ। वो फिर आकर ऊपर से हर वक्त कुछ न कुछ फरमाइश करेंगी। एक पल को भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो जाने से पहले ही तय करके जाओ कि आखिर करना क्या है। आदित्य बोला, तुम भी वही करती हो। बाबूजी के गुजरे हुए 2 साल से ऊपर हो गए। सालों से माँ गांव में रह रही हैं और हम यहाँ शहर में। उसे भी तो शौक होता है कि अपने बेटे बहू के साथ कुछ पल बिताए, और वहाँ गांव में हर वक्त किसी न किसी को मदद के लिए बुलाना पड़ता है। क्या अच्छा लगता है बार बार किसी से मदद लेना। अगर गांव वालों ने कह दिया कि अपना बेटा शहर में है, उसे क्यों नहीं बुला लेती, तो माँ क्या जवाब देगी। रेखा बोली, ठीक है, जा रहे हैं तो मिलिए माँ से। माँ के साथ वक्त बिताने पर ध्यान रखिए। अगर मुझ पर से नजर हटी तो नाराज हो जाऊंगी, फिर मत कहना कि नाराज क्यों हुई। रेखा की इस बात पर आदित्य हंसने लगा। मन में सोचने लगा, सारी औरतों का एक ही हल है, बस यही चाहती हैं कि पति उसके पल्लू से बंधा रहे और चारों तरफ घूमता रहे। और जाने की तैयारी करने लगा। 2 दिन बाद गांव पहुंचे। बेटे बहू को देखकर ममता जी बहुत खुश हुई। बेटे बहू के आने से पहले ही उन्होंने बेटे के लिए कढ़ी चावल और भरवा भिंडी बनाकर रखी थी। वहीं बहू के लिए दाल भर की पूरी और खीर भी बनाई। आदित्य रेखा को इशारा करते हुए बोला, देखो तुम्हारी माँ और मेरी माँ में फर्क। तुम्हारे आने की खुशी में उन्होंने 56 भोग बनाए, और तुम हो के यहाँ आने से पहले ही उनके लिए गलत सोचने लगी। कई बार इंसान मन की बात सामने वाले को कहता नहीं और उसकी सुनता नहीं, तो रिश्ते उलझ ही जाते हैं। जरूरी तो नहीं हर साल की तरह तुम्हारी सास भी बुरी हो।
अब चलो माँ का थोड़ा हाथ बटाओ। रेखा मदद करने लगी और सबने एक साथ मिलकर खाना खाया। 2 दिन बाद आदित्य बोला, माँ मैं वहाँ जब तक रहता हूँ आपकी चिंता में ही डूबा रहता हूँ। आप हमारे साथ क्यों नहीं चलती? वैसे भी पापा का पेंशन अब आने लगा है। दफ्तर या पोस्ट के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आपके अकाउंट में अपने आप आ जाएगा। चलो माना सब साथ रहते हैं। बेटे के बार बार कहने पर ममता जी बोली, ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ और तेरे साथ चलती हूँ, पर बीच बीच में यहाँ भी तो आना पड़ेगा। आदित्य माँ की बात सुनकर खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ, आपकी जब मर्जी हो यहाँ चले आना। वहीं रेखा गुस्से में अंदर ही अंदर उबल रही थी। हफ्ते भर बाद ममता जी बेटे बहू के साथ शहर पहुंच गईं। कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगा। ममता बैठ नहीं रह सकती थी तो बहू की कुछ न कुछ मदद करती रहती या फिर नई नई चीज बहू को सिखाती। सबसे बड़ी बात, माँ के आने से आदित्य बहुत निश्चिंत रहता था। दफ्तर जाने से पहले और दफ्तर आने के बाद सबसे पहले वो माँ के पास जाता। इस बात से रेखा अंदर ही अंदर उबल रही थी और हर दिन यही सोचती कि आखिर मेरी सास कब जाएंगी। करीब 1 महीने बीत गए। एक दिन सुबह में ममता जी बेटे को आवाज लगाई और बोली, आदित्य जरा इधर तो आ, मेरा एक काम कर दोगे? आदित्य बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ ना क्या काम है। रसोई में काम करती रेखा गुदगुदा रही थी। हाँ हाँ, बुला लो बेटे को और भेज दो फिर से बाजार। पैसे तो पेड़ पर उगते हैं। जब से आई है जीना हराम करके रखा है। कभी चाय तो कभी पानी, और कुछ नहीं तो दवा के बहाने ही अपने आगे पीछे लड्डू की तरह अपने ही चारों तरफ नचाती रहती हैं। कल मेरा जन्मदिन है। कल का दिन भी उनकी सेवा में ही बीत जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये बुढ़िया मेरे घर पर आए। न जाने कब मेरा पीछा छूटेगा इनसे। दुनिया में कितने भी बुरे आए दिन मरते हैं, पर ये न जाने क्या खाकर आई हैं जो मरती ही नहीं। कितना मन था मेरा सुबह नए कपड़े पहनकर मंदिर जाऊंगी, शाम में इनके साथ मॉल घूमेंगे, पिज्ज़ा खाऊंगी और कॉफ़ी हाउस जाऊंगी, खूब मस्ती करूंगी। पर यहाँ तो सीन ही उल्टा है। इनकी वजह से मैं बाहर भी नहीं जा सकती। बाहर जाने का नाम लो तो कहती हैं बाहर का खाना मुझे हजम नहीं। अगर इतनी ही दिक्कत थी तो क्यों नहीं गांव में बेटे का काम तो बोलना था, पर नहीं, यही तो झोला उठाई और चली आई। रेखा रसोई में जलती रह गई और आदित्य माँ से बात करके ऑफिस चला गया। आदित्य को घर में ना पाकर रेखा का गुस्सा और आग बबूला हो गई। ये देखो, जाने से पहले मिलकर भी नहीं गए कि हाँ मैं जा रहा हूँ। माँ आई नहीं कि बीवी को एक किनारे कर दिया। कितना मतलबी है ये इंसान। आने दो। पूरे दिन रेखा मन ही मन सास को जली कटी सुनाती रही। ममता जी ने आवाज लगाई तो रेखा बोली, मम्मी जी क्या काम है, मैं फ्री नहीं हूँ। जल्दी बोलिए, पूरा दिन आपके काम में भी चला जाता है। ममता जी बोली, बहू एक कप चाय पिला दो। रेखा रसोई में गई और बोली, थोड़ा सा आराम करने जाती हूँ। इन्हें कोई ना कोई काम याद आ जाता है और आवाज लगाती हैं, अब देखो इन्हें चाय चाहिए। जैसे रेखा चाय देने गई, ममता जी बोली, बहू 2 पल बैठ जाओ। रेखा मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी आपको क्या लगता है क्या घर में कोई काम नहीं? मेरी आज़ादी मेरे अपने नहीं लूट ली। इतना कहकर फिर वो वहां से चली गई। पूरे दिन उसने ममता जी से ना अच्छे से बात की, ना 2 पल उनके साथ बैठी। उसके चेहरे से उसकी नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। उसका चेहरा अब आग की तरह जल रहा था। करीब 8 बजे आदित्य जब दफ्तर से लौटा तो सबसे पहले माँ के कमरे में गया, जैसा कि वो रोजाना करता था। इस बात से रेखा और भी नाराज हो गई और खाने के टेबल पर भी वो आदित्य से बात नहीं करी थी। जब भी वो कुछ कहता, उसका उल्टा जवाब देती। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए।
तो ममता जी ने रेखा को आवाज लगाई। रेखा धीरे से बोली, अब इनको क्या चाहिए? पूरे दिन थक कर चैन नहीं मिलता, बिस्तर पर आते ही आवाज लगा देती हैं। इसलिए कहती थी मैं चुपचाप ही गांव में रहने दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मम्मी जी, एक पल तो आराम से बैठने दीजिए। जैसे ही बिस्तर पर जाती हूँ आप आवाज लगा देती हैं। अब तो खाना भी खा ली है, अब क्या चाहिए? ममता जी बोली, बहू कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, लेकिन मैं पहले ही कह देना चाहती हूँ कि आप आज रात अपने कमरे में ही रहिएगा। इतना कहकर वो ममता जी की बात सुने बिना ही अपने कमरे में चली गई। ममता जी दरवाजा खटखटाने की आवाज अपने ख्यालों से बाहर आई। रेखा वही सूट लेकर ममता जी के पास आई और माफी मांगते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी माँ के कहने पर आपका अपमान किया। मैं वादा करती हूँ आज के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर रेखा फूट फूट कर रोने लगी तो ममता जी की आंखें भर आईं और वो बोली, आदित्य से कहकर तुम्हारी पसंद का सूट मंगवाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम ये सब नहीं पहनोगी। रेखा बोली, नहीं मम्मी जी, इतनी प्यार से मंगवाया है तो भला मैं क्यों नहीं पहनूंगी। ममता जी बोली, सच बोल रही है ना बहू? हाँ मम्मी जी। फिर कल सुबह मंदिर जाने से पहले इसे पहन लेना। कल आदित्य की छुट्टी तो नहीं होगी। फिर भी कल रात का खाना तुम लोग बाहर खा लेना। और हाँ, तुम्हें कॉफ़ी पसंद है ना, तो कॉफ़ी भी पी लेना। मैं देख लूँगी यहाँ। और मेरे लिए खाना भी बनाने की ज़रूरत नहीं। एक आदमी का खाना तो मैं बना ही सकती हूँ। गाँव में खुद ही तो बनाया करती थी। तो कल का दिन तुम्हारा। खुश रहो और एंजॉय करो। इतना कहकर उन्होंने बहू के हाथ में पैकेट थमा दिया। रेखा की नज़र शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। मैं उनके लिए कितना बुरा सोच रही थी और बोली भी थी। रेखा की आंखें भर आईं और वो बोली, मम्मी जी आपको कैसे पता चला कि कल मुझे नए कपड़े पहनकर मंदिर जाना है? ममता जी बोली, बहू तुम भी ना बहुत फुड़क्कर हो, हर बात आजकल भूल जाती हो। फिर मैं तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकती? रेखा मुस्कुराई और उनका आशीर्वाद ली तो वो बोली, बहू एक बात बोलूं, तुम पहले जैसी थी वैसे ही अच्छी थी और मेरी वजह से परेशान मत हुआ करो, वरना मैं वहाँ अकेली दीवारों से बातें करती थी तुम्हारे साथ बात करने के लिए, और तुम्हें अपने आसपास रखने के लिए मैं तुमसे कुछ न कुछ कहती रहती हूँ या चाय मंगवाती हूँ, वरना वहाँ तू अकेले बनाती थी और अकेले ही पीती। रेखा हाँ में सिर हिलाकर चली गई और रसोई में जाकर अपनी माँ को खुश होकर सारी बात बताई। उसकी माँ बोली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये जानबूझकर तुम्हारी सास तुम्हें उपहार देकर तुम्हें अपने कब्जे में लेना चाहती हैं। तुम उनके झांसे में मत आओ। इतनी जल्दी ही घर की संपत्ति के कागजातों पर उनके दस्तखत ले लो और जो भी जेवर हैं बहला फुसला कर ले लो। मैं पहले भी तुम्हें समझा चुकी हूँ, पर तुम दोनों पति पत्नी मानते नहीं और उन्हें गांव से अपने घर ले आए। उनकी वजह से मैं कहीं नहीं आ पाती हूँ। रेखा बोली, नहीं मम्मी, मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रही हैं वो सही है। मम्मी जी मुझसे नफरत नहीं करती, बस वो अकेली हैं तो मेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हैं। जब भाभी नहीं होती तो आपको कितना अकेलापन महसूस होता है। ये भी तो सोचिए कि मम्मी जी को भी वैसा ही लगता होगा। आपके साथ तो कम से कम पापा हैं, पर मम्मी जी तो रेखा की माँ। बस अब सारी चालीसा मुझे मत सुनाओ, जो करना है करो, बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। नहीं मम्मी, वो मेरी गलती थी, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताती, मुझ सलाह लेती। मेरी सास रिश्तों में तालमेल होना चाहिए, और सास और बहू की बात मन में रह जाती तो रिश्ते उलझ जाते हैं। अब मेरे मन में जो भी होगा मैं मम्मी के सामने बात करूंगी, कम से कम मन में उलझन तो नहीं रहेगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी बहू के साथ अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश कीजिए, वही आपके बुढ़ापे के लिए अच्छा रखा होगा। रखती हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया।
आदित्य माँ बेटी की बात सुनकर और चुपचाप वहां से अपने कमरे में चला गया। जैसे ही रेखा पैकेट लेकर पति के सामने आई और दिखाई तो वो बोला, माँ ने मुझे सुबह इसके लिए बुलाया था और मुझे पैसे देकर बोली मेरे पास से मेरी बहू के लिए उपहार लाना। मैं कितना मना करता रहा पर वो मानी नहीं। पैसे से लाना हो तो अलग लाना, मेरे लिए मेरी बहू को ला दो। माँ के मन में तुम्हारे लिए कितना प्रेम है और एक तुम हो। जब से माँ आई है तुमने सीधे मुंह बात नहीं की, उल्टा मेरे सामने उनके लिए उलट पुलट कहती हो। सोचो मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैं सोच रहा हूँ 2 दिन बाद माँ को गांव छोड़ाऊँ, यहाँ लाकर उनका अपमान करना, ये भी तो अच्छा नहीं लगता। रेखा बोली, नहीं आदित्य, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती थी जो मैं छोटी छोटी बातों के लिए अपनी माँ से सलाह मांगती। आज के बाद मैं आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी, वो अपने बेटे बहू के साथ इसी घर में रहेंगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो मुझे बार बार छोटे छोटे कामों के लिए अपने पास क्यों बुलाती। वो मुझे अपने साथ रखना चाहती थी, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। मैं बुद्धू जो समझ ही नहीं पाई। आदित्य, कल जब हम बाहर घूमने चलेंगे तो मम्मी जी को भी ले चलेंगे। उनके लिए खाना बनाकर डब्बे में ले चलूंगी। इसी बहाने हम सब साथ चलेंगे। आदित्य हैरानी से रेखा की तरफ देखकर बोला, चलो अच्छा है, तुम्हें रिश्तों की पहचान तो ही, वरना मैं तो सोच रहा था आखिर बुढ़ापे में मेरी माँ का क्या होगा। तुम दोनों ने अपनी माँ की मन की बात एक दूसरे से साझा की। रेखा बोली, मेरी और मेरी सास की जोड़ी नंबर 1 पर रहेगी और ये रिश्ता इतना मजबूत होगा कि किसी के तोड़ने से नहीं टूटेगा। आज मुझे अच्छा बहुत नींद आएगी। कल सुबह सुबह मम्मी जी का आशीर्वाद लेकर मंदिर जाऊंगी और पूरा दिन उनके साथ बीतो जाऊंगी। इतना कहकर रेखा मुस्कुराते हुए लेट गई और आदित्य भी अपनी माँ के बुढ़ापे के लिए निश्चिंत हो गया और सोचा कि चलो अंत भला तो सब भला, कम से कम रोज रोज के चिक चिक से तो बच गया। घर की बहू अगर सुधर जाए तो ये आदमी के लिए बाहर का काम कितना आसान हो जाता है। ये औरतें नहीं समझेंगी। अरे माँ बाप को उनके बच्चे नहीं आराम देंगे तो और कौन आराम देगा, वरना कल को हमारी औलाद भी हमारे साथ ऐसा करेंगी। लेकिन मैं तो बच गया।